1960s का जमाना था। एक नौजवान गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड से निकला था। उसका नाम था धीरूभाई अंबानी। वो बस इतना जानता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। दुबई गया, पेट्रोल पंप पर काम किया, पैसा जोड़ा और वापस आकर 1966 में शुरू किया रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। छोटी सी दुकान लेकिन इरादे आसमान छूने वाले थे। मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई के साथ काम करना 1981 में शुरू किया। इंजीनियरिंग की थी IIT बम्बई जैसी टॉप जगह से नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से। फिर गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पर बीच में छोड़कर इंडिया वापस आ गया क्योंकि उसके पिता ने कहा देश में बदलाव लाना है। धीरूभाई अंबानी ने उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्सटाइल बिजनेस से केमिकल और पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने की जिम्मेदारी दी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस का पहला मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के पातालगंगा में सेट किया। ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्लांट के जरिए पॉलिस्टर फिलामेंट यौन FPI प्रोडक्शन शुरू किया। मुकेश के लीडरशिप में रिलायंस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और एफिशिएंट सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया। 1990s के दौरान मुकेश अंबानी ने एक बोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब था कि रिलायंस ने अपने रॉ मटेरियल खुद ही बनाना शुरू किया। पेट्रोकेमिकल से लेकर पॉलिस्टर और प्लास्टिक तक उन्होंने पूरा वैल्यू चेन अपने कंट्रोल में ले लिया। ये स्ट्रेटेजी रिलायंस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में काफी सफल रही। मुकेश अंबानी ने कैपिटल मार्केट का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने रिलायंस के लिए नए इन्वेस्टर्स लाए और भारत के आम इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट से जोड़ दिया। उनकी ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कम्युनिकेशन ने रिलायंस को जनता कंपनी बनाया जिसमें आम आदमी भी इन्वेस्टर बन सका। इस दौरान मुकेश और धीरूभाई अंबानी की जोड़ी ने रिलायंस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरूभाई के सपने को मुकेश ने नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग, रिपिंग और पेट्रोकेमिकल में फोकस कर रहे थे, जबकि अनिल अंबानी फाइनेंशियल और टेलीकॉम सेक्टर में एक्टिव हो रहा था। 2002 में धीरूभाई अंबानी जी की देहांत के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 2005 में अंबानी ब्रदर्स ने अपने बिजनेसेस को डिवाइड कर लिया। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एंड IPCL आ गई। ये स्प्लिट के बाद मुकेश अंबानी ने अपना पूरा फोकस RIL के एक्सपेंशन पर लगाया। 2000 से लेकर 2008 तक उन्होंने रिफाइनरी को और भी एक्सपांड किया, जिससे रिलायंस वर्ल्ड टॉप रिफाइनरी का कैपेसिटी 6,60,000 बैरल्स पर डे तक पहुंच गया। इस रिफाइनरी ने इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्टिंग नेशन बनने में मदद की। 2007 से लेकर 2009 के बीच में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की, ग्राउंड वर्क शुरू किया। उन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को एक्वायर करने की प्लानिंग की, जिसे 2010 के बाद जियो में कन्वर्ट किया। उनका विजन था इंडिया को डिजिटल फ्यूचर देना, अफोर्डेबल इंटरनेट, हाई स्पीड डेटा और डिजिटल इंक्लूजन। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री की पहचान थी पेट्रोलियम, गैस और रिफाइनरी। लेकिन मुकेश अंबानी को पता था कि फ्यूचर सिर्फ तेल का नहीं है, डेटा का है। 2010 में उन्होंने एक बड़ी चाल चली, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस को खरीद लिया। बाहर से एक छोटी सी कंपनी लग रही थी, लेकिन इसके पास 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस था। पूरे भारत में यहीं से शुरू हुई जियो की नींव। साल 2015 में जियो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ और 2016 में मुकेश अंबानी ने फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और सस्ते स्मार्टफोन के साथ जियो को ऑफिशियल लॉन्च किया। भारत में इंटरनेट क्रांति आ गई। सिर्फ 6 महीने में जियो के पास 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हो गए। जियो ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। इस कारण दूसरे सारी कंपनियों को भी अपना इंटरनेट सस्ता करना पड़ा। जियो की सफलता के बाद अंबानी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने जियो को एक सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे डिजिटल इंडिया का चेहरा बना दिया। जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो 7 जैसी कंपनियों ने कंटेंट की दुनिया में कदम रखा। इसी के साथ साथ जियो स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे सस्ता फोन है। जियो मार्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने की तैयारी में। 2019 तक जियो बन चुका था भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क। फिर आ गया साल 2020। कोरोना के बीच में भी मुकेश अंबानी ने वो किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। जियो ने सिर्फ 4 साल में 400 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। 2021 में अंबानी को अमेजन के साथ कानूनी लड़ाई में उतरना पड़ा। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की कोशिश की, लेकिन अमेजन ने कोर्ट में स्टे लगा दिया। 2022 में मुकेश अंबानी ने नया विजन पेश किया, ग्रीन एनर्जी। उन्होंने कहा 2030 तक रिलायंस को नेट जीरो कंपनी बनाना है। इसके लिए जमनागर में गीगा फैक्ट्रीज की योजना बनाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा हम भारत को दुनिया की ग्रीन एनर्जी कैपिटल बनाएंगे। 2023 में अंबानी ने जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल को गांव-गांव तक पहुंचाया। व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ग्रोसरी खरीद को चैट जितना आसान बना दिया। 2024 में रिलायंस ने जियो और रिटेल के IPO की तैयारी शुरू की। साथ ही मुकेश अंबानी ने अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपनी शुरू कर दी। आकाश अंबानी को जियो, ईसा को रिटेल और अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी का जिम्मा मिला। ये सिर्फ सेंसेशन नहीं, एक रणनीतिक प्लान था। 2025 में मुकेश अंबानी एक विजनरी लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी, हर जगह उनका दबदबा है। ये कहानी है एक इंसान की जिसने रिस्क उठाया, गेम बदला और एक बार फिर भारत को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। अगर आपको एक ऐसी स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।